आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से चलाई जा रही इस ऑनलाइन शिक्षण में आप सब भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान भाग 25 में आज हम पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से रूस में राष्ट्रीयता की भावना आ जाने के कारण जर्मनी के विरुद्ध किस प्रकार की भावनाएं यहाँ उभर करके सामने आई थी। सेंट पीटर्सबर्ग का नामकरण किस प्रकार से पेट्रोग्राद कर दिया, इसी शहर में ही राष्ट्रीयता की भावना आई और 1917 में जो ये क्रांति हुई इसको बोल्शेविक क्रांति का नाम दिया गया। 1917 में रूस में 2 बार क्रांति हुई थी, एक फरवरी माह में हुई थी और दूसरी अक्टूबर में हुई थी। तो पहले हम इस शहर के 1917 के वर्ष का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सर्दियों की, सबसे पहले सर्दी ऋतु की बात करते हैं। तो इस समय इसकी स्थितियां थी वो बहुत ख़राब थी। इसको देख करके भी ऐसा लगता था कि इस शहर को जो बसाया गया है वो भिन्नताओं को ध्यान में रख करके ही इसकी बसावट की गई थी। इसके जो 2 भाग ये थे, मध्य से एक सेवा नदी निकलती थी। इस सेवा नदी का जो दायां तट है वहाँ मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने थे और इसी नदी का जो दूसरा भाग था जिसको बायां तट कहा जाता है उसमें फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस, सरकार की इमारतें और जिस महल में ड्यूमा यानी जो रूस की संसद थी जिसकी बैठक होती थी वह भी इसी तरफ आता था। फरवरी महीने की स्थितियां ऐसी होती है जहां जिस क्षेत्र में मजदूर रहते थे वहाँ उनको खाद्य पदार्थों की भारी मात्रा में कमी पैदा हो जाती है। ऊपर से इस वर्ष कुछ जो ठंड है वह भी ज़्यादा रहती है, ऊपर से भीषण कोहरा और बर्फबारी भी हो जाती है। संसदीय प्रतिनिधि भी वे चाहते हैं कि जो निर्वाचित सरकार है वो बची रहे, इसलिए वह राजा यानी कि जार के द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए जो कोशिशें की जा रही है उन कोशिशों का भी विरोध किया जाता है। 22 फरवरी को दाएं तट पर एक फैक्ट्री है जिस पर तालाबंदी घोषित कर दी जाती है। तालाबंदी क्या होती है? तो फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों के द्वारा मुख्य फाटक पर ताला लगा दिया जाता है। तो अगले ही दिन 23 फरवरी को इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 अन्य जो फैक्ट्रियां हैं वो भी मजदूर इसकी हड़ताल के समर्थन में उतर जाते हैं। और ख़ास बात इसकी ये रहती है कि बहुत सारे जो कारखानों में हड़ताल का जो नेतृत्व करती है वो महिलाएं ही कर रही है, इसलिए इस दिन को यादस्त के रूप में संजोने के लिए बाद में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी नाम दिया जाता है। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोपेस्ट तक आ जाती है और इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी इस आंदोलन का सक्रिय रूप से सहयोग या संचालित रूप से नहीं कर रही है। और जब फैशनेबल रिहायशी इलाके और जो सरकारी इमारतों को मजदूरों के द्वारा घेर लिया जाता है तो सरकार के द्वारा प्रत्युत्तर में वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है। शाम तक प्रदर्शनकारियों को इधर उधर बिखेर दिया जाता है, लेकिन 24 और जो 25 फरवरी है फिर वो प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगते हैं। सरकार ने ऐसे लोगों पर भी नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस को वहाँ लगा दिया जाता है। 25 फरवरी को रविवार आता है तो सरकार के द्वारा इस दिन ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार के इस फैसले के विरोध में बहुत सारे राजनीतिज्ञों का बयान भी आए। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में सेवा नदी के बाएं तट के इलाकों में इकट्ठा हो जाते हैं। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उनको तहस नहस कर दिया गया। रोटी, तनख्वाह और काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए बहुत अधिक मात्रा में लोग सड़कों पर जमा हो गए, जिनकी ये मांगें थी कि लोगों को रोटी और तनख्वाह और जो काम के घंटे हैं उनमें कम किया जाए और एक लोकतांत्रिक सरकार के नाते जो नागरिकों के अधिकार है वो उनको दिए जाए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए
पुनः एक बार घुड़सवार सैनिकों को वहां तैनात कर दिया जाता है, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने भी एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ में आकर के मिल जाते हैं। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए हैं जहां अब तक रूस की जो संसद है ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से है वो पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म होता। तो सोवियत क्या है? रूस के स्थानीय स्वशासी जो संगठन है वहाँ के लोगों के द्वारा स्वयं चलाए जाते हैं, उसको सोवियत कहा जाता है। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल है वो राजा से मिलने के लिए जाता है। सैनिक कमांडरों ने भी जार को ये सलाह दे दी कि राजगद्दी छोड़ दे तो ठीक रहेगा, और जार ने भी कमांडरों की बात को मान ली और 2 मार्च को वो गद्दी छोड़ देता है। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका जो चुनाव है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए, यानी ऐसे व्यक्ति जो वयस्क हो गए और सभी लोगों के लिए मत देने का अधिकार दिया जाए, एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए। तो फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में ही था। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। और इसके बाद क्या होता है? अंतरिम सरकार थी, इसमें सैनिक अधिकारी, भूस्वामी यानी जमीनों के मालिक और उद्योगपति बड़े प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी वो एक उनकी ऐसी मांग थी कि जल्द से जल्द एक निर्वाचित सरकार बन जाए। जनसभा करने की और संगठन बनाने पर जो पाबंदी पहले लगा दी गई थी वो हटा ली गई थी, लेकिन जो उनको चुनने का जो तरीका था वह सब जगह एक जैसा नहीं था। लेकिन पेट्रोग्राद की तर्ज पर सब जगह सोवियत ऐसी बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के जो निर्वाचित नेता, जिसको पहले देश निकाल दिया गया था, व्लादिमीर लेनिन, वो वापस है वो रूस आ जाते हैं। और लेनिन के नेतृत्व में ही बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। वो उनका मानना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीनें किसानों के हवाले की जाए और जो बैंक है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। लेनिन की ये जो मांगें हैं वो अब इतिहास में अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। इसके बाद इनका लेनिन का ये भी सुझाव था कि रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए जो बोल्शेविक पार्टी है इनका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी भी हुई। उन्हें ये लगता था कि समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल जो अंतरिम सरकार चल रही है इसको समर्थन दिया जाना उचित रहेगा। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच को बदल दी। आगे जब गर्मियों का समय आता है तो ऐसे समय में मजदूर आंदोलनों की क्या दशा होती है इसके बारे में देखिए। तो गर्मियों में मजदूर आंदोलन होता है वो और फैल जाता है। उद्योगों वाले इलाका में फैक्ट्रियों में कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के द्वारा मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के जो तौर तरीके हैं उस पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद और बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल भारतीय रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए कठोर कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों के द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों के द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शन का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना भी पड़ा। गांवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांति नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा भी कर लिया। अक्टूबर 1917 की क्रांति का ये दूसरा रूप है।
इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच में आपस में टकराव बढ़ता जाता है, लेनिन को अंतरिम सरकार के द्वारा तानाशाही थोपे जाने की आशंका दिखाई लगती है। तो सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा भी किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए मना भी लिया। ये समझौता हो गया और सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन से लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की ने सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया गया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन ओरेरा नामक युद्ध पोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी और अन्य युद्ध पोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्यवाही का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक आते आते मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर भी बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। कॉमिंटर्न एक शब्द यहाँ आया है। ये कम्युनिस्ट पार्टियों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका संक्षिप्त रूप क्या है। कम्युनिस्ट से COMM तक लिया और इंटरनेशनल से इंटर लिया, और इस प्रकार से इसका जो संक्षिप्त रूप बना है वो कॉमिंटर्न बनाया गया, जिसका रूस में 1919 में गठन हुआ था। और इस प्रकार से ये पेट्रोग्राद में ये फरवरी और अक्टूबर की क्रांति का स्वरूप और सरकार के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? दूसरा है, तालाबंदी से क्या तात्पर्य है? और तीसरा और अंतिम सवाल है, पेट्रोग्राद शहर की बसावट किस प्रकार से 2 भागों में की गई थी? इसके बारे में बताना है। आज का अंक यहीं तक। नमस्कार।